स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी ऑनलाइन क्लास का 7वां लेक्चर है। आज का जो टॉपिक है ऑर्गेनिक रिएजेंट्स यूजिंग इन ऑर्गेनिक एनालिसिस। ये पिछले वीक के टॉपिक की कंटिन्यूएशन में ही है और पिछले वीक हमने इनकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था एज अ होल। आज हम स्पेसिफिक इन ऑर्गेनिक रिएजेंट्स को डिस्कस करेंगे बारी बारी, जो कि हम मुख्तलिफ एनालिसिस में इस्तेमाल करते हैं। तो पहले जो हमारे पास है, जो सबसे पहला हमारे पास रिएजेंट है वो है रूबियनिक एसिड। चलें जी, रूबियनिक एसिड की तरफ आते हैं। रूबियनिक एसिड डाइथायोऑक्सामाइड आल्सो नोन एज रूबियनिक एसिड। तो रूबियनिक एसिड को जो है डाइथायोऑक्सामाइड भी कहा जाता है। ठीक है जी, इट इज अ डाइअमाइड ऑफ द डाइथायोऑक्सैलिक एसिड। अगर आप को इस स्ट्रक्चर को जरा गौर से देखें तो आपको इसमें दो सल्फर के ग्रुप नजर आएंगे। डाइथायोऑक्सैलिक एसिड यानी कि ये जो है, अगर हम ऑक्सैलिक एसिड का स्ट्रक्चर ले लें, उसको सल्फर से रिप्लेस कर लें, तो ये जो कंपाउंड है उससे बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है, या आप कह सकते हैं उसी तरह का एक डिराइव्ड फॉर्म है उसकी। हमारे पास जो ऑक्सैलिक एसिड होता है तो उसमें आपको इसका हाफ स्ट्रक्चर नजर आएगा, यानी कि अगर आप इसको ऑक्सीजन से रिप्लेस कर दें और जो एसिडिक ग्रुप है वो लगा लें तो आपके पास ऑक्सैलिक एसिड बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या केस है कि डाई थायो ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सी एसिड की जगह पे थायो ऑक्सी या फिर ऑक्सैलिक एसिड है। और इसके अलावा डाई अमाइड यानी आपको दो नाइट्रोजन के ग्रुप भी इसमें नजर आएंगे। चलें जी, ये इसका 2D स्ट्रक्चर है और साथ में इसका 3D स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड किया गया है, जिसमें आप ग्रुप्स की ओरिएंटेशन या डायरेक्शन जो है वो 3 डायमेंशनल स्पेस में देख सकते हैं क्लियरली। अच्छा, रूबियनिक एसिड इज अ चिलेटिंग रिएजेंट व्हिच कंबाइंस विद डिफरेंट मेटेलिक कैटायंस। अच्छा, ये जो ऑर्गेनिक रिएजेंट्स हैं यूजुअली खासकर जब इन जो जिनमें कि नाइट्रोजन ग्रुप हो, ऑक्सीजन वगैरह या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मौजूद हो, तो उनको जो है एज अ चिलेटिंग उनको एज अ हम लेविस बेस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जो है कम्प्लेक्स बनाने के लिए, या फिर जो है उनकी प्रेसिपिटेट बनाने के लिए, या फिर उनके ग्रुप एनालिसिस के लिए, या फिर उनकी जो है एस्टिमेशन के लिए। ठीक है, तो रूबियनिक एसिड भी उन्हीं में से एक रिएजेंट है और इसको जो है चिलेटिंग रिएजेंट कहा जाता है। चिलेटिंग रिएजेंट के बारे में आपको मालूम होगा कि वो रिएजेंट होते हैं जो कि एक क्लस्टर सा बना लेते हैं, जो सेंट्रल मेटल कैटाइन होता है उसकी गिर्द गिर्द एक केज सा, पिंजरा सा बना लेते हैं। ठीक है, यूजुअली जो है ये एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, इस वजह से ये जो है एक केज की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। तो जो रूबियनिक एसिड है उसमें भी ये प्रॉपर्टी है कि ये मुख्तलिफ कैटायंस के साथ कंबाइन होकर जो है मुख्तलिफ कीटाइन के साथ कंबाइन होकर जो है उनके कम्प्लेक्स बनाता है, जो कि प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं और इनकी फिर एस्टिमेशन की जा सकती है। चलिए अब हम स्पेसिफिकली आएंगे कि कहाँ कहाँ पे इनका इस्तेमाल है, क्या इसका स्ट्रक्चर है और कौन सी फॉर्म में जो है इसको यूजुअली इस्तेमाल किया जाता है। तो इस स्लाइड की तरफ आएँ और ज़रा इसको देखें कि द रिएजेंट एग्जिस्ट एज अ मिक्सचर ऑफ टू टाटोमेरिक फॉर्म्स इन द इक्विलिब्रियम। ये जो है इसका स्ट्रक्चर है, जैसे हमने ऊपर भी डिस्कस किया था कि यहाँ पे आपके पास दो थायो ग्रुप्स हैं, ठीक है, NH2 ग्रुप्स इसमें मौजूद हैं। अच्छा, अब क्या है कि ये जो नाइट्रोजन ग्रुप है, ये NH2 ग्रुप, अमाइनो ग्रुप जो है, ये अपना एक दोनों मतलब एक प्रोटॉन इधर से और एक प्रोटॉन इधर से लॉस हो जाता है, सोल्यूशन में चला जाएगा और ये अपनी दूसरी टाटोमेरिक फॉर्म में जो है आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक थोड़ी सी इन्वॉल्व है। आप इसकी जो है आप कह सकते हैं कि जो है नाइट्रोजन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या कर लेगा कि ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया और यहाँ से जो क्या कहते हैं हाइड्रोजन है एक, वो रिमूव हो गया, और जो हाइड्रोजन रिमूव हुआ है इस फॉर्म में वो जाके यहाँ पे भी दोबारा अटैक कर सकता है और सोल्यूशन में भी जा सकता है। ठीक है, तो ये एक इसकी फॉर्म है और जो है दूसरे तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं। दूसरा तरीका इसका क्या होगा कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन मौजूद है ये इधर शिफ्ट हुआ और ये बॉन्ड इधर रोटेट हुआ। इस केस में आपको यहाँ पे नेगेटिव चार्ज नजर आएगा। ठीक है जी। अच्छा जी,
चलें अब आप इसमें देख सकते हैं कि आपको 2 स्ट्रक्चर्स नज़र आएँगे। ये हमारे पास जो फॉर्म है न्यूट्रल फॉर्म, यहाँ पे स्ट्रक्चर 1 का नाम हमने इसको दिया है और इस स्ट्रक्चर में देखें जहाँ पे 2 प्रोटॉन का लॉस हुआ है, ये स्ट्रक्चर 2 हम इसको कहेंगे, ठीक है? एज़ अ होल ये एक एनाइन है जिसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास मॉलिक्यूल पे एज़ अ होल नेगेटिव चार्ज जो है वो प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है जी? अच्छा, अब आगे इसको पढ़ते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें ये डायग्राम जो है इसमें फिर डिटेल से बताया गया है कि कैसे स्टेप वाइज़ जो है लॉस हो रहा है प्रोटॉन का या किस तरह बॉन्ड्स की शिफ्टिंग हो रही है। अच्छा जी, अगर हम थोड़ा-सा इसको देख लें कि एक तो आपको यहाँ डबल एरो नज़र आएगा। इसका क्या मतलब है कि रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में एक्सिस्ट कर रहा है, यानी कि यही आयन्स बैकवर्ड रिएक्शन में इसके साथ कंबाइन होके फिर से हमें ये इसकी न्यूट्रल फॉर्म प्रोवाइड करेंगे। तो ये देखिए ये वाला स्ट्रक्चर है पहला। अच्छा जी, अभी चेंज किस तरह हो रहा है? चेंज जो है इसमें हम सिर्फ़ एक ग्रुप को पहले देखेंगे। ये एक वाला जो ग्रुप है उसमें हमारे पास शिफ्टिंग हो रही है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि देखिए पूरा का पूरा हाइड्रोजन जो है वो यहाँ शिफ्ट हो सकता है। तो यहाँ पे वही चीज़ दिखाई है, वही केस जो है इसको डिस्कस किया गया है। अच्छा जी, तो वही चीज़ हुई है कि हमारे पास जो बॉन्ड है वो इधर शिफ्ट हुआ और इसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच था, वो जाके इसका बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ और फिर वो आगे जाके इस सल्फर के साथ जो है वो अटैच हो गया है और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे पास इस एक ग्रुप में ये वाला केस हो रहा है, ठीक है? अच्छा, अब यही वाला जो ये वाला जो कंपाउंड हमारे पास बना है या ये जो स्पीशी हमारे पास बनी है, वो आगे जा क्या करेगा कि दूसरे ग्रुप में भी यही काम होगा कि ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ ठीक है, ऑर्गेनिक है इसमें आप ये बॉन्ड मुख्तलिफ तरीके से शिफ्ट कर सकते हैं। मैं आपको सिंपल बता रही हूँ, सिर्फ़ समझाने के लिए इसको आपने करना नहीं है इस तरह, ठीक है? ये आपके सिर्फ़ समझने के लिए मैं करवा रही हूँ आपको। चलिए जी प्रोटॉन है ये बल्कि एज़ अ एनाइन यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा और फिर वो आगे जाकर इधर अटैक कर सकता है, ठीक है? तो अब देखिए दोनों साइडों पे हमारे पास एसएच ग्रुप बन गया है और जो डबल बॉन्ड इधर था, वो अब नाइट्रोजन के साथ जो है कार्बन का डबल बॉन्ड बन गया है, ठीक है? अब आगे इसमें क्या हो रहा है प्रोटॉन का लॉस होगा। प्रोटॉन का लॉस जो है हमारे पास इस तरह हो रहा है ये देखें, यहाँ से जो है जो कह सकते हैं आप ये देखिए यहाँ पे बॉन्ड मौजूद होगा सल्फर का इसके साथ, ठीक है जी? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या जिस भी फैक्टर की वजह से ये इधर शिफ्ट हो गया, ठीक है? इलेक्ट्रॉन पूरा इधर शिफ्ट हो गया और हमारे पास जो प्रोटॉन था, वो एज़ अ पॉज़िटिव चार्ज सॉल्यूशन में चला गया है, ठीक है? तो अब ये नेगेटिव चार्ज है वो किस चीज़ पे मौजूद है? वो इस सल्फर पे मौजूद है क्योंकि अगर आप नाइट्रोजन को देखें तो उसके सारे बॉन्ड्स बैलेंस हैं। अच्छा, अभी सिर्फ़ एक सल्फर ने जो है प्रोटॉन लॉस किया है। इसी तरह दूसरा सल्फर भी प्रोटॉन लॉस कर सकता है। बिल्कुल उसी तरीके से बॉन्ड जो है वो इधर शिफ्ट हो गया, इस पे नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा और हाइड्रोजन जो है वो सॉल्यूशन में एज़ अ प्रोटॉन चला जाएगा। तो अब देखिए ये फाइनल वाली शक्ल हमारे पास बन गई है, जैसे कि इधर बनी है। ओवरऑल हमारे पास जो है मतलब इन्होंने इस तरह दिखाया है, हम इसको इस तरह दिखा दें तो ज़्यादा बेटर होगा। ओवरऑल जो है नेगेटिव चार्ज है जो कि सल्फर पे मौजूद है इस आयन की वजह से हमारे पास बना है। यहाँ पे आपको एक एडिशनल नज़र आ रहा होगा एक और स्टेप है, ठीक है? ये स्टेप क्या है कि जब हमारे पास ये वाली स्पीशी बनी है, सेकंड स्पीशी, तो इसमें ये वाला जो प्रोटॉन है, वो डायरेक्ट से लॉस हो गया है। देखिए ये वाला जो बना है, इस पे बिल्कुल वही काम हुआ है जो इस मॉलिक्यूल पे हुआ है, ठीक है? ये प्रोटॉन लॉस हो गया और सल्फर पे एक नेगेटिव चार्ज जो है वो अपीयर हो गया है और इसके अलावा ये प्रोटॉन जो है हमारा सॉल्यूशन में चला गया है, ठीक है? तो ये 2 रूट्स दिखाए गए हैं इस तरह भी जा सकता है और इस तरह करके भी जा सकता है, ठीक है जी। अगेन मैं आपको बता रही हूँ ये चीज़ आपके करने की नहीं है, आपने इसको करना नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। अच्छा जी, आगे चलते हैं। It follows from these equilibrium that to increase the concentration of the रुबियनेट आयन, removal of hydrogen ion is required, ठीक है? तो अब आप देखें अगर हमारे पास ये स्ट्रक्चर 2 जो है इसमें एक रुबियनेट आयन यानी कि जो आयन बना है जिसपे -2 चार्ज इसको रुबियनेट आयन भी कहा जा सकता है जो कि इसके स्ट्रक्चर यानी कि इसके नाम रुबियनिक एसिड से निकला है, ठीक है? अब इसमें 2 प्रोटॉन्स बन रहे हैं और रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम में है, इसका क्या मतलब है? यही प्रोटॉन दोबारा से इसके साथ रिएक्शन करके हमें रिवर्स रिएक्शन में या रिवर्स डायरेक्शन में हमारे पास प्रोडक्ट
बनाएंगे जो कि हमारा रिएक्टेंट है। अच्छा, अगर हम चाहते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाए और हमारे पास ये रूबिनेट आयन जो है वो जनरेट होता रहे ताकि हम आगे इसको इस्तेमाल करें, तो इसके लिए ये जो प्रोटॉन होंगे उसको साथ साथ हम कंज्यूम करते जाएंगे, इस्तेमाल करते जाएंगे। जैसे जैसे ये इस्तेमाल होंगे उतना ही हमारे पास ये रूबिनेट आयन ज्यादा बनेगा और आगे हम इसको एस्टिमेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी जो हमारा असल मकसद है यहाँ पर। अच्छा जी, आगे आए। एज एन एनालिटिकल रिएजेंट रूबियनिक एसिड इज मोस्ट सेंसिटिव इन द बेसिक सोल्यूशन। तो हम करते क्या हैं कि जितने भी मतलब रूबियनिक एसिड के यूज है एज अ एनालिटिकल रिएजेंट, उसमें जब हम मेटल्स के साथ इसका रिएक्शन करते हैं उनका प्रेसिपिटेट बनाने के लिए या उनके एस्टिमेशन के लिए, तो उस वक्त सोल्यूशन का जो मीडिया होता है वो बेसिक रखा जाता है। तो बेसिक हम इसीलिए रखते हैं कि जो भी प्रोटॉन बन रहे हैं वो बेस के साथ रिएक्शन करके जो है वहां से रिमूव होते रहे और हमारे पास ये वाला आयन जनरेट होता रहे कैटाइन के साथ रिएक्शन करने के लिए। क्योंकि क्या होगा, हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन में होता क्या है, प्रोटॉन अटैच होता है। जब प्रोटॉन अवेलेबल होगा नहीं तो मेटल यानी कि जो पॉजिटिव कैटाइन हमारे पास बना है वो इसके साथ अटैच हो जाएगा और हमारे पास रूबियनेट जो है, मेटल रूबियनेट जो है बनेंगे एज आप कह सकते हैं complex. अच्छा, however, rubianic acid is unstable in the alkaline media, so that most determination with this reagent are made in neutral or slightly acidic reaction. ठीक है। दूसरा जो स्टेटमेंट है वो ये है कि जो इसका आयन बनेगा बेसिक मीडिया में वो अनस्टेबल होता है। तो इसकी अनस्टेबिलिटी की वजह से मतलब वो अवेलेबल ही नहीं होगा। इस वजह से ज्यादातर इसको क्या किया जाता है कि न्यूट्रल मीडिया में या स्लाइटली एसिडिक सोल्यूशन में जो है इसके रिएक्शन को परफॉर्म किया जाता है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। इसमें आप देखें कि weakly acidic rubianic acid react only with the color transition metal ions to form intensely colored rubianates। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मुख्तलिफ कंडीशंस की बात है, यानी कि मुख्तलिफ कंडीशंस में हम बेसिक मीडिया में भी रिएक्शन कर सकते हैं। यानी कुछ आयंस जो है वो बेसिक मीडिया में भी आपको प्रोडक्ट देंगे, कुछ जो है वो एसिडिक या न्यूट्रल मीडिया में देंगे। तो जैसे कि हमने स्ट्रक्चर 2 का जिक्र किया था, तो स्ट्रक्चर 2 जो है ये वाला स्ट्रक्चर 2 है, आपको देख सकते हैं। इसमें अगर हम इस पे नेगेटिव चार्ज लगा लें, ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल स्ट्रक्चर 2 है, रूबियनेट आयन जो बना था हमारे पास स्ट्रक्चर 2 में। ठीक है जी, तो ये क्या करेगा कि ये किसी भी मेटल के साथ जाके, मेटल जो कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो यूजुअली, उसके साथ जाकर अटैच हो जाएगा और उसका रूबियनेट कम्प्लेक्स बना लेगा या कलर्ड कम्प्लेक्स बना लेगा। और एक और बात है कि ये रूबियनिक एसिड जो है वो यूजुअली कलर्ड ट्रांजिशन मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है और इंटेंसली कलर्ड रूबियनेट साल्ट्स बना लेता है इनके। अच्छा जी, रूबिनिक एसिड रिएक्ट विद डाइवेलेंट आयन ऑफ कॉपर, ठीक है, कोबाल्ट, निकल एंड प्लेडियम। ठीक है, इसमें प्लैटिनियम भी आता है, प्लैटिनियम के साथ भी ये कर सकता है। एंड फॉर्म कलर्ड वाटर इनसॉल्युबल इनर कॉम्प्लेक्सेस विच कुड बी रिप्रेजेंटेड एज। ये जो है हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया था, रूबिनेट आयन है, ये किसी भी मेटल के साथ जो है फिर आगे जाके रिएक्शन कर लेगा। ये देखें हमारे पास ये जो इसके ऊपर लोन पेयर नेगेटिव चार्ज है या इलेक्ट्रॉनिक पेयर है, यहाँ से इसको डोनेशन हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स देखिए बना है किस चीज के बीच में, दरमियान में। ये मेटल किसको रिप्रेजेंट कर सकता है, निकल को, कॉपर को एंड कोबाल्ट को। ठीक है, कोबाल्ट और कॉपर को। अच्छा जी, और दूसरी साइड पे हमारे पास रूबियनिक एसिड है जो कि प्लस सॉरी 2 फॉर्म वाला था, जो पिछली स्लाइड में मैंने आपको दिखाया है। ये देखिए पिछली स्लाइड पे अगर हम जाएं, सॉरी, हाँ जी, पिछली स्लाइड पे अगर हम जाएं, ये देखिए ये हमारे पास पिछली स्लाइड है, ये 2 स्ट्रक्चर है और ये स्ट्रक्चर 1 है, न्यूट्रल फॉर्म में है और ये आपको जो है एनाइन की फॉर्म में नजर आएगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देखें कि दो तरह के जो हमारे पास वो हैं, दिखाए गए हैं कॉम्प्लेक्सेस। एक में जो हमारे पास डाइवेलेंट यानी कि ये मेटल हैं, कॉमन जो मेटल्स हैं, निकल, कॉपर एंड कोबाल्ट, ठीक है, इनका कॉम्प्लेक्स दिखाया गया है रूबियनिक एसिड के साथ। और दूसरी तरफ जो है हमारे पास यहाँ पे प्लाडियम का है। ठीक है,
तो प्लाटियम का आप नोट करें कि ये रूबियानिक एसिड की वो फॉर्म नहीं है जो यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये मैं दोबारा पिछली स्लाइड पे नहीं जा सकती, आप जो है वहाँ से देख लें जो मैंने आपको वो रिएक्शन करवाया था कि उसमें आपके पास बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेज बनी थी, बल्कि ये बिल्कुल पहले स्टेप के बाद ही हमारे पास ये वाली स्टेज बनी थी। कैसे बनी थी ये स्टेज? के हमारे पास ये है कार्बन NH2 और ये है कार्बन, ये देखिए NH2। तो मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ से एक बॉन्ड चलें आप इधर शिफ्ट कर लें। ठीक है जी, तो एक प्रोटॉन का इधर से लॉस हो जाए तो आपके पास जो बनेगा वो इस फॉर्म में होगा। ये देखें, यहाँ पे NH रह गया है, डबल बॉन्ड बन गया है, एंड सल्फर जिसपे हम नेगेटिव चार्ज कह सकते हैं कि मौजूद होगा। ठीक है, अब सिमेट्री में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आप इस मालिक्यूल को थोड़ा सा घुमा दे तो क्या होगा कि इसका सल्फर वाली साइड और ये वाली साइड एक साइड पे कर लें। ठीक है, मैं बल्कि इस तरह हम कर भी लेते हैं इसमें। हाँ जी, यहाँ पे देखिए आप, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और ये हमारा NH। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो डोनेट हो सकते हैं प्लाटियम को, और इसके अलावा नाइट्रोजन भी कर सकता है। तो ये देखें, कम्प्लेक्स बिटवीन मेटल, मेटल कौन सा है हमारे पास? प्लाटियम एंड प्लाटिनियम भी हो सकता है। दूसरा रूबियनिक एसिड जिसकी डिफरेंट फॉर्म है, जो कि हमारे पास वो जो इक्विलिब्रियम रिएक्शन है उसी की एक इंटरमीडिएट फॉर्म आ रही है, उससे बना है। चले जी, नेक्स्ट उसकी तरफ जाते हैं। हाँ जी, तो यहाँ देखिए आप कि these metals can be estimated from strongly ammonical solutions। जो ऊपर निकल, कोबाल्ट एंड कॉपर की बात की गई थी, उनके बारे में बताया गया है कि उनको जो है हम अमोनिकल सोल्यूशन में जो है वो हमें प्रेसिपिटेट देंगे या उनकी एस्टिमेशन होगी। इन एसिडिक मीडिया द रिएजेंट कैन बी यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ द प्लाटिनियम एंड प्लाडियम साल्ट। ठीक है, तो मैंने आपको ये पहले भी बात बताई थी कि हमने चूंकि उसकी फॉर्म 2 इस्तेमाल करनी है जिसमें कि दोनों प्रोटॉन हमने रिमूव करने हैं, तो उसके लिए प्रोटॉन रिमूव करने के लिए हमें कोई बेस चाहिए होगी, वीक बेस, जो कि प्रोटॉन को रिमूव करती रहे ताकि हमारे पास रूबिनेट आयन जो है जनरेट हो, जो आगे जाके एस्टिमेशन में हेल्प करे। लेकिन ये जो दूसरी फॉर्म है उसमें हमने कंट्रोल रखना है। ठीक है, पूरा प्रोटॉन्स का लॉस नहीं करवाना, तो इस वजह से यहाँ पे हम इसकी एसिडिक मीडिया का हम यूज करते हैं। ठीक है जी, अच्छा, रूबिनिक एसिड फॉर्म कलर्ड complexes with सिल्वर, मर्करी +1 फॉर्म में, बिस्मथ एंड आयरन या फेरिक +3। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द स्पॉट टेस्ट एनालिसिस एंड द स्पेक्ट्रोस्कोपिक एंड ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस ऑफ द मेटल्स। ठीक है, तो एज अ होल हम इनको इसी मुख्तलिफ एनालिसिस में यूज करते हैं। ग्रेविमेट्रिक का तो ऊपर से डिटेल में डिस्कस हो गया है, इसी तरह हम स्पेक्ट्रोमेट्रिक एनालिसिस में भी हम इन को जो है वो यूज करते हैं, और स्पॉट टेस्ट एनालिसिस में भी हम इनको यूज करते हैं। तो स्पॉट टेस्ट एनालिसिस में जाहिर बात है एज अ रिएजेंट हम इसको यूज करेंगे किसी क्रोमेटोग्राफी में स्पॉट को एनहेंस करने के लिए। चले जी, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो टॉपिक है रूबिनिक एसिड का वो एंड होता है। अगले टॉपिक की तरफ जाते हैं, 8 हाइड्रोक्सी क्यूनोलीन। ठीक है जी, इसको ऑक्साइन भी कहा जाता है। 8 हाइड्रोक्सी क्यूनोलीन जो है, आप देख सकते हैं कि ये इसका स्ट्रक्चर है। हमारे पास 2 फ्यूज बेंजीन रिंग्स हैं, और एक पे जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और यहाँ पे एक जो है pyrimidine रिंग है। 8 हाइड्रोक्सीक्विनोलिन आल्सो नोन एज ऑक्साइन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हैम एंड बर्ग एज अ एनालिटिकल रिएजेंट इन ईयर 1927। चलिए जी, इसका 2D स्ट्रक्चर है और इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, जिसमें आप देख सकते हैं कि पूरा मॉलिक्यूल जो है वो एक प्लेन में है, लेकिन ये जो ऑक्सीजन है वो थोड़ा सा आउट ऑफ प्लेन है। अच्छा जी, चलें आगे चलते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन इज अ चिलेटिंग
is a chelating agent which is being used for the quantitative determination of the metal ions like magnesium, zinc, copper, cadmium, lead, aluminium, आयरन, बोरॉन, गैलियम, थेलियम, जर्कोनियम, मतलब काफी ज्यादा एनालिसिस के एस्टिमेशन के लिए हम 8 हाइड्रोक्सीक्विनोलिन को इस्तेमाल करते हैं, जो जबकि बेस्ट सूटेड जो है वो मैग्नीशियम के लिए और एल्यूमिनियम के लिए है। अच्छा, इन एक्वस सोल्यूशन द 8 हाइड्रोक्सीक्विनोलिन हैज अ पीकेए वैल्यू 9.9, जो शो करती है कि ये स्लाइटली एसिडिक है, क्योंकि आपको पता होगा कि एसिडिक कैरेक्टर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पीए वैल्यू के, इस वजह से ये जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा पीके के। तो पीके वैल्यू काफी ज्यादा है, इसका मतलब है कि थोड़ा सा स्लाइटली एसिडिक है। अच्छा, इट रिएक्ट विद द मेटल आयंस losing the proton and forming 8 hydroxy quinolinate chelate complex at a specific pH। खास pH पे ही इसका रिएक्शन होगा, जो कि हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि ऑर्गेनिक रिएजेंट के रिएक्शन स्पेसिफिक होते हैं। अच्छा, अब इसमें आपने ऊपर देखा था कि फिनोलिक ग्रुप इसमें मौजूद होता है, यानी कि हाइड्रोक्सी इसमें मौजूद होता है। तो ये हाइड्रोक्सी में एक प्रोटॉन जो है लॉस कर लेता है, और ऑक्सीजन प्रीटी मच जो है अब इस पे नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है, जिससे वो डोनेशन कर सकता है चिलेट बनाने के लिए या फिर एज अ लिगेंड। अच्छा, अब आते हैं स्पेसिफिक रिएक्शंस की तरफ कि किस तरह ये एस्टिमेशन करता है हमारे पास। एल्यूमिनियम आयन किस तरह करता है जी? एल्यूमिनियम आयन और इन सब का रिएक्शन तकरीबन ही सेम है, थोड़ा सा मामूली सा फर्क होगा इसमें। इट कैन इजीली बी प्रेसिपिटेटेड एट pH 4, ठीक है। तो 8 हाइड्रोक्सीक्विनोलिन जो है उसको pH 4 पे आसानी से प्रेसिपिटेट आउट कर लेता है। मैग्नीशियम को देखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ एनाइन फॉर्म ऑफ द ऑक्साइन इज टू लो एट pH 4, यानी कि वही pH अब मैग्नीशियम के लिए हमारे पास फायदेमंद नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि टू प्रेसिपिटेट द मैग्नीशियम आयन, ठीक है, हायर pH इज रिक्वायर्ड टू शिफ्ट द आयोनाइजेशन स्टेप एंड प्रेसिपिटेट द मैग्नीशियम, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए हमें pH को हाई करना पड़ता है, तकरीबन ऑलमोस्ट 7 तक जो है pH इसके लिए रिक्वायर होती है मैग्नीशियम को प्रेसिपिटेट करने के लिए। इफ द pH इज टू लो, हाई मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विल प्रेसिपिटेट काजिंग द इंटरफेरेंस, ठीक है। अगर pH कम होगी तो उसका क्या ड्रॉबैक होगा कि हमारे पास जो मैग्नीशियम है वो एज अ हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, जो कि जाहिर बात है हमें नहीं चाहिए, क्योंकि वो इंटरफेरेंस करेगा हमारे रिजल्ट में। ठीक है जी। तो अगेन आपने देख लिया कि ये pH स्पेसिफिक होते हैं ये रिएक्शन। अच्छा, अब इस रिएक्शन को जरा डिटेल से देख लें। हाँ जी, हमारे पास ये है 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन, ठीक है। मैग्नीशियम जो कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, यानी डाईवैलेंट है। ये किस तरह रिएक्शन करेगा इसके साथ? ये देखें आप, अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरह करके दिखा दूं, ये प्रोटॉन है। चले जी, तो ये प्रोटॉन जो है किस फॉर्म में निकलेगा? ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा, और ये प्रोटॉन जो है वो सोल्यूशन में +2 की फॉर्म में रिलीज हो गया है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए मैग्नीशियम जो है वो क्या करता है कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और दूसरी बात ये है कि इसको जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स को सेटिस्फाई करने के लिए क्या क्या होगा कि 4 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो इस वजह से हम 2 मोलर जो है ये सोल्यूशन या रिएजेंट जो है उसका यूज करेंगे। तो ये बीच में हमारा मैग्नीशियम है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास एक 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन आ गया है, और यहाँ से दूसरा 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन। तो अब आप नोट भी कर सकते हैं कि इस ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव चार्ज था, इस पे भी था, तो ये दोनों ही क्या कर रहे हैं, ये भी डोनेशन कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। तो हमारे पास ये एक चिलेट बन गया है, ठीक है। इफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज ब्लॉक्ड देन द कंपाउंड इज अनेबल टू चिलेट। अगर इस ग्रुप को ही हम ब्लॉक कर दें तो इसकी जो बायो एक्टिविटी है वो भी लॉस हो जाती है, क्योंकि ये बहुत एक मतलब बायो एक्टिव एलिमेंट भी है, जो कि मुख्तलिफ तरह की उसमें इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल वगैरह वगैरह इनकी एक्टिविटीज होती हैं, इनकी डेरिवेटिव्स की, तो वो भी ब्लॉक हो जाती है। इसके अलावा इसकी जो चिलेट करने की एबिलिटी है या कंपाउंड के साथ कम्प्लेक्स बनाने की एबिलिटी है वो भी लॉस हो जाती है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह हम दूसरे मेटल्स के साथ भी देखेंगे कि वो किस तरह चिलेट बनाते हैं। अच्छा जी, जिंक के साथ इसका आप देख लें। द डाइवेलेंट मेटल लाइक जिंक फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स विद द ऑक्साइन एज शोन बिलो। किस तरह बनाता है हमारे पास? ये ऑक्साइन है या फिर 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन है। तो
यहाँ पे देख लें जिंक प्लस 2 फॉर्म में है। यहाँ पे बिल्कुल उसी तरह ही रिएक्शन होगा जैसे कि मैग्नीशियम के साथ हुआ है, सिर्फ उसका 2 करके दिखाया गया है। इस मीन्स के मतलब 2 मोलर में है ये इसकी रेशो। अच्छा जी, तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन से भी डोनेशन और इसके अलावा नाइट्रोजन से भी हो रही है, और हमारे पास यहाँ पे एक प्लस प्रोटॉन जो है रिलीज हो गया है जो इधर से हुआ। ठीक है, बिल्कुल सेम है तकरीबन। अच्छा, अब कॉपर का देख लें। द चिलेट विथ कॉपर कैन ऑल्सो बी फॉर्म एट अ कंट्रोल pH। चलिए, ये देखिए बीच में कॉपर है और ये हमारे पास एक ऑक्साइन ग्रुप और ये दूसरा ऑक्साइन ग्रुप। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अच्छा, एज अ होल यहाँ पे अब बताया गया है कि मुख्तलिफ एनालिसिस में इसका यूज। अच्छा जी, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में द एस्टिमेशन ऑफ आइन इज कैरिड आउट बाय ट्रीटिंग द सोल्यूशन ऑफ आइंस विद द ऑक्साइन। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है कि जो हमारा ऑक्साइन है, ये जो हमारा रिएजेंट है 8 हाइड्रोक्सीक्विनोलिन, उसको आइन के सोल्यूशन के साथ हम सबसे पहले ट्रीट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में भी बताया है कि हमारे पास जो है एक वेट सैंपल है, यानी जो भी जो रिएजेंट सॉरी हमारे पास जो भी आइन है जिसकी हम एस्टिमेशन कर रहे हैं उसका सोल्यूशन होगा वेट प्रॉपरली। अब क्या करना है, ऐड प्रेसिपिटेटिंग एजेंट, यानी ऑक्साइन आप इसमें यहाँ पे इस स्टेप में ऐड करें। आगे चलते हैं। द कम्प्लेक्स फॉर्म इज फिल्टर्ड थ्रू द सिंटर्ड क्रूसिबल एंड ड्राइड एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड टू रिमूव वाटर। अगले स्टेप में क्या करते हैं कि हमारे पास प्रेसिपिटेट बन जाएंगे तो उनको मतलब मुख्तलिफ हो सकते हैं, किसी में हीट करना होगा, किसी में नहीं करना होगा। तो ये एज अ होल बताया, क्योंकि अक्सर रिएक्शंस में रिएजेंट के साथ हम इसकी हीटिंग करते हैं। ठीक है, तो हीटिंग के बाद या रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद हमारे पास जो सैंपल आएगा, ये देखिए, उसके बाद हम जो है क्या करते हैं, उसको फिल्टर करते हैं। फिल्ट्रेशन के बाद जो है उसको ड्राई किया जाता है और ड्राई करने के बाद जो है फिर उसका वेट लिया जाता है और फाइनल बिल्कुल आखिर में उसकी कैलकुलेशन की जाती है। ठीक है, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस की जो है एस्टिमेशन फाइनल स्टेप में की जाती है। अच्छा, तो देखिए द मास ऑफ द मेटल oxime complex obtained from a known quantity of the sample is obtained and the concentration of the metal in the sample is then calculated। ठीक है, तो वो जो उनकी खास एस्टिमेशन के कैलकुलेशंस हैं उनसे फिर फाइनली आप एस्टिमेट कर सकते हैं जो आपके पास मास आता है। बैलेंस केमिकल रिएक्शन की जो वैल्यूज हैं जो आपके पास एक्चुअल आ रही हैं, प्रॉपर कैलकुलेशन करके आपके पास फाइनल आ जाएगा कि कितना प्रोडक्ट बना है, कितनी परसेंटेज में आपके पास रिएक्शन हुआ है, यानी ये थियोरेटिकली कितना बनना चाहिए था और ये एक्चुअली आपके पास कितना बन रहा है। अच्छा जी, नेक्स्ट है कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में इसका। ठीक है, तो इन वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन द प्रेसिपिटेट ऑफ द complex is dissolved in the hydrochloric acid and the resulting solution is titrated against standard पोटाशियम ब्रोमेट ब्रोमाइड सोल्यूशन। ठीक है जी, तो हमारे पास जो प्रेसिपिटेट बनेंगे, अगर आप वॉल्यूमेट्रिक तरीके से उसका एनालिसिस करना चाहें कि बाकी स्टेप उसी तरह है, आपने प्रेसिपिटेट बना लिए, अब आप उसका ग्रेविमेट्रिक करने के बजाय वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन करना चाहते हैं, तो इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करेंगे जो जाहिर बात है पूरे सारे प्रेसिपिटेट्स को डिजॉल्व कर लेगा, क्योंकि काफी रिएजेंट्स में हमने ये चीज पहले भी डिस्कस की है कि जो एसिडिक सोल्यूशन होता है वो यूजुअली एसिडिक सोल्यूशन इनको दोबारा से रिवर्सिबल फॉर्म में ले आता है, यानी कि डिसॉल्व कर लेता है। ठीक है जी, एंड द रिजल्टिंग सोल्यूशन इज टाइट्रेटेड। फिर उसके बाद इसकी टाइट्रेशन की जाती है, जैसे कि वॉल्यूमेट्रिक सोल्यूशन में होता है कि जो है एक टाइट्रेट और टाइट्रेंट होता है, तो एस्टिमेशन जो है हम वॉल्यूम के थ्रू फिर करते हैं। और इसमें जो हमारे पास स्टैंडर्ड जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, पोटाशियम ब्रोमेट ब्रोमाइड सोल्यूशन हम इस्तेमाल करते हैं। लास्ट वाला जो है वो है इन spectroscopic method। The metal ion is estimated by measuring the optical density of the complex। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड में हमारे पास डिफरेंट तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ तरह की स्पेक्ट्रोस्कोपीज इन्वॉल्व हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी जो है हमारे कम्प्लेक्स की, उसको नोट किया जाता है, या फिर उसकी कंसंट्रेशन को जो है हम बेयर लैम्बर्ट लॉ से भी मालूम कर सकते हैं, जो कि हमारे पास मुख्तलिफ तरह के इंस्ट्रूमेंट या पूरी स्पेक्ट्रोस्कोपीज जो है उस पे बेस हैं। तो इस तरीके से ये 3 तरीके हैं जिससे आप फिर एस्टिमेशन कर सकते हैं। पहले स्टेप में क्या किया आपने कि एलिमेंट की एस्टिमेशन सॉरी एलिमेंट का एक प्रेसिपिटेट बना 8 हाइड्रोक्सीक्विनोलिन के साथ, फिर आगे आप इनमें से किसी भी मेथड के थ्रू जो है उसके एस्टिमेशन कर सकते हैं, या ग्रेविमेट्रिक मास के थ्रू, वॉल्यूमेट्रिक, या फिर स्पेक्ट्रोस्कोपिक तरीके से। अच्छा जी, और ये रिएजेंट क्या है कि 2% solution of oxime in 2 normal HCl is used for
एस्टिमेशन, ठीक है? तो ये वाला सॉल्यूशन हम इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि आपने यहाँ पे भी नोट किया था कि HCl हम इस्तेमाल कर रहे थे डिसॉल्व करने के लिए, तो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि हम HCl को ही इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि जो हमारा सॉल्यूशन है वो उसमें डिसॉल्व हो जाए। चलें जी, थैंक यू सो मच। आज की जो हमारी आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। मेरे ख़्याल से 2 टॉपिक काफ़ी हैं, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक्स हैं उनको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चलें जी, मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिएगा।